नमस्कार दोस्तों, भारतीय एक्सपर्ट सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज एक बहुत अच्छा ज्ञान आपको मिलने जा रहा है हिंदुइज्म के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जियो पॉलिटिक्स के लिए। अब जैसे जैसे भारत डेवलप कर रहा है, जियो पॉलिटिक्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हर कंट्री के रीजनल कल्चरल वैल्यूज़ क्या हैं, हर कल्चरल पॉलिटिक्स क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं, ये सब कुछ आपको बहुत जानना ज़रूरी है। और वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना ज़रूरी है हर एक इंडियन को, क्योंकि आप जब भी विदेश जाते हैं, किसी भी देश जाते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जियो पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या जो भी भारतीय विदेश में रह रहे हैं या विदेश में जा रहे हैं, अब जाने का प्लान कर रहे हैं, और या फिर भारत में भी रहते हैं, वो लोग को हिंदुइज्म जो है समझा नहीं पाते हैं विदेशियों को। मतलब जब किसी भी देश में जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए। आप अमेरिका जा रहे हो, वो देश गोरों का है। आप जर्मनी जा रहे हो, यूरोप जा रहे हो, देश गोरों का है। या आप फिर वो लोग कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कोई मिसिंग लिंक जोड़ने की कोशिश करते हैं आपसे कि आप भी गोरे हो या नहीं हो, वगैरह वगैरह। और फिर मतलब बहुत सारी पॉलिटिक्स इसमें होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझे पहले कि हिंदू धर्म है क्या, कल्चरली है क्या। और ये ऑफ कोर्स मैंने जैसे कहा, इस वीडियो में मैं अपना जो अपनी जानकारी है मैं देना चाह रहा हूँ, जो मैंने खोजा, जो मैंने पाया, जिससे आप आसानी से हिंदू धर्म किसी को समझा सकते हो। और इसलिए हिंदू धर्म बहुत बड़ा है। ऑफ कोर्स मैं तो बोलूँगा कि हर कल्चर हिंदू धर्म से ही निकला हुआ, हर रिलीजन हिंदू धर्म से निकला है। तो बहुत मुश्किल है कि मैं एक सिंपली इसको सिंपल भाषा में बोल सकूं। लेकिन जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो है वैज्ञानिक हिंदू धर्म। वो हिंदू धर्म जिसे आप पूरे विश्व में कहीं पर भी जाके बता सकते हो। और ये हिंदू धर्म जो मैंने सीखा है वो विवेकानंद के काम से, अद्वैत वेदांत वगैरह से सीखा, और अपने एक्सपीरियंस से भी सीखा। और मैं इस वीडियो में वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह साइंटिफिकली आपको हिंदू धर्म दिखाने की कोशिश करूंगा, अद्वैत हिंदू धर्म, अद्वैत वेदांत वाला। ठीक है। ऑफ कोर्स हिंदू धर्म बहुत बड़ा है जैसे मैंने कहा, लेकिन मैं वो बताना चाहता हूँ, वो वाला हिंदू धर्म जो आप जियो पॉलिटिक्स में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप विदेश जाएं और वहाँ पर अगर आपको कल्चरली उनके साथ बात करनी पड़े, आपको समझ में आए कि क्या क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, आप वहाँ पर गुलाम ना बन जाए किसी विदेशी धरती पे। ठीक है। तो ये आपको जियो पॉलिटिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ। तो दोस्तों, ये है ग्रुप। आप जब भी ये हम लोगों ने देखा है अपने हजारों सालों के एक्सपीरियंस से, कि इंसान जब भी कोई ग्रुप बनाते हैं, इंसान ही नहीं जानवर भी जब भी कोई ग्रुप बनाते हैं ना, तो उनके एफिशिएंटली काम करने के लिए उनका एक हायरार्की उसमें बन जाता है। ठीक है। कि वो हायरार्की बना देते हैं, कि मतलब जैसे कि आप कोई स्पोर्ट्स टीम भी बनाते हो तो उसमें कैप्टन तो होता ही है, बिना कैप्टन के तो कोई स्पोर्ट्स टीम होती नहीं है। फिर कोई रेफरी होता है, कोई गोलकीपर होता है, वगैरह वगैरह। अब फिर उसके हिसाब से एक कंपनी है, उसमें भी हायरार्की बन जाती है। ठीक है। जिसमें एक सीईओ तो होगा, एक मैनेजर होगा, एक एम्प्लॉय होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो इस क्यों बनाया जाता है कि अलग अलग रोल्स में लोग काम करेंगे तो कंपनी ठीक से फंक्शन करेगा और आगे बढ़ेगा। इसलिए हायरार्की बनाया जाता है कि कंपनी में अलग अलग अपना रोल लोग प्ले करें और कंपनी आगे बढ़े। तो इसी तरह कोई भी जब ग्रुप बनता है दुनिया में, तो उसमें ग्रुप का कोई एक हायरार्की उसमें बन जाती है, जिसमें कोई सबसे ऊपर होता है, सबसे कोई नीचे होता है। ठीक है। आप कहीं भी जाएं तो आपके दोस्तों के 5-6 लोगों का ग्रुप बना है, तो कोई ना कोई उसमें एक ऊंचा और नीचा ऐसा टाइप करके ग्रुप बनता ही बनता है। ये हमारी एक्सपीरियंस से देखा गया। ठीक है। तो अगर हम पुरानी सभ्यताओं को देखें, ठीक है, जैसे कि मायन सभ्यता, आपको जानकर पता ही होगा कि जब नॉर्थ अमेरिका में जो वहाँ के मूल निवासी थे, जिनको यूरोपियन लोगों ने नरसंहार किया था अपनी टेक्नोलॉजी से, पहली बार शायद वो लोग सफल भी हो गए थे। जब आई थिंक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से कुछ लोग आए थे उन पर अटैक करने, तो वो विजयी हो गए थे शायद। लेकिन दूसरी बार जब अटैक किया उन्होंने अपने स्पेनिश और यूरोपियन लोगों ने, तो उन्होंने इनका नरसंहार कर दिया, इनको जेनोसाइड किया, इनकी संस्कृति सभ्यता सब खत्म कर दी। लेकिन वो बहुत एक पुरानी सभ्यता हुआ करती थी,
जिसका विनाश कर दिया यूरोपियंस ने। तो उस सभ्यता में एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी सभ्यताएं हैं, लेकिन हर सभ्यता में एक हायरार्की आप देखोगे। तो उस हायरार्की समाज में की हायरार्की जो बनी, उसमें सबसे ऊपर राजा हुआ करता था माया सभ्यता में। उसके बाद आता था प्रीस्ट और नोबल्स, उसके बाद आता है मर्चेंट्स और पेजेंट्स, उसके बाद आते थे गुलाम। ठीक है, तो ये पूरा था। ओके, तो ये मायन समाज का हायरार्की है, ये इस तरह से। तो जब भी एक कम्युनिटी बनी तो उनके फंक्शनिंग करने के लिए, कम्युनिटी को काम करने के लिए कि किस तरह से सबके अलग अलग रोल्स लोगों ने लिए, और उस तरह से ये हायरार्की बनी। देखिए, इसमें गुलाम नाम की एक चीज़ है। ठीक है, यानी कि इनके समाज में गुलाम हुआ करते थे। गुलाम क्या होता है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई जगहों पर भारतीय लोग बेवकूफ़, मतलब कोई जानते नहीं है, जानकारी नहीं जानते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं, वहाँ पर वहाँ के लोग, उस समाज में आप गुलाम बन जाते हो। ठीक है, ऐसा हुआ है, ऐसा हो भी रहा है बहुत जगह। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको ये हायरार्की समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको मैंने बताया मायन सभ्यता थी। ऐसे ही आप रोमन सभ्यता देख लीजिए। रोमन सभ्यता इटली यूरोप में थी, और वो सभ्यता ने बहुत बड़ा यूरोप कब्जा लिया था। वहाँ पर अपनी कॉलोनाइजेशन, अपनी भाषा, कल्चर, सब कुछ सब फैला दिया। अब उस सभ्यता में भी आप देखो तो सबसे, उनकी भी सभ्यता में एक समाज जब बना, तो समाज में सबसे ऊपर एम्परर थे, राजा था, उसके बाद आर्मी थी, उसके बाद जो कॉमन लोग थे, उसके बाद गुलाम थे। यहाँ पर भी गुलाम हुआ करते थे, लेकिन इस तरह का हायरार्की बन गया। बहुत सिमिलर है पिछले वाले हायरार्की से, है कि नहीं? थोड़ा सा अलग है, इसमें आर्मी है बीच में, है कि नहीं? ठीक है, तो ये लोगों ने का हायरार्की बन गया। ये भी सभ्यता खत्म हो गई, ठीक है, या ये भी सभ्यता खत्म हो गई थी, लेकिन ये एक हायरार्की चलती थी उसमें। ठीक है, तो इस तरह से समाज में अलग अलग रोल्स लोगों ने लिए थे। अब आप देखें, जब इंडियन लोग विदेश जाते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं, या ठीक है, आप अपने देश में भी कभी कभी माइग्रेट करते हो, तो कुछ कुछ चीज़ें लोग आपके बारे में कुछ कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? कोई इंसल्ट करता है आपको। एक और चीज़, सामाजिक रूप में आप जब ग्रुप बन गए तो लोग आपको एक दूसरे को इंसल्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, आपको लगेगा यार ये मेरे को इंसल्ट क्यों कर रहा है, मेरे को कुछ कोई ऐसा बकवास क्यों कर रहा है। अब एक इंडियन है, बहुत सफल इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, खूब पैसे कमाता है, ठीक है, कोई कमी नहीं है उसमें, एक यूरोपियन जैसा दिखता भी है कभी कभी। तो ये इंडियन लोग की कहानी है। और वो जाता है यूरोप में, लेकिन उसको एक ही चीज़ बताते रहते हैं, तुम्हारे इंडिया में टॉयलेट नहीं बने हुए हैं, तुम्हारे यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग गरीब हैं, इंडियंस, यहाँ तक कि कभी कभी रेसिज्म भी होता है उन लोग के साथ। लेकिन इसका पर्पस क्या है रेसिज्म करने का, ये सब बताने का? क्योंकि वो इंडियन तो अच्छा खासा कमा रहा है, अच्छा खासा देश के लिए। इंडियन लोग तो खूब अच्छे इंजीनियर साइंटिस्ट है वेस्टर्न कंट्रीज में और बाकी कंट्रीज में। तो ये सब इंसल्ट क्यों सुनने को मिलता है हमें? उनके देश के तो बहुत यूजफुल हम लोग हैं। तो उसका कारण है ये हायरार्की। ठीक है, ये हायरार्की उसका कारण है, क्योंकि उनके पास कोई कारण नहीं है इंडियंस को अपने लोकल लोगों से नीचे डालने का। ठीक है, उनको कारण नहीं मिलता, तो उनको बताया जाता है भारतीयों को कि देखो तुम्हारे देश अभी डेवलप नहीं है, तो तुम हमारे लोकल लोगों से, यहाँ तक कि कुछ और लोगों से भी जो दूसरे देश के भी लोग हैं, उनसे भी निचले तुम्हारी जगह हम दे रहे हैं, और तुम मान करके रखो तो तुम उनसे निचले हो भारतीयों के रूप में। ठीक है, ये लोग की, और ये बोलेंगे हमारा कल्चर है, ये हमारी। तो अगर आप किसी गोरे, कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी अच्छा काम करते हो, कितने भी अच्छे इंजीनियर हो, आप कभी भी गोरे क्या बोलते हैं, एक ब्रिटिश नहीं कहलाओगे। यूके में रहोगे तो आपको ये मालूम होगा। आप कभी डच नहीं कहलाओगे, वहाँ की नागरिकता आपको मिल जाएगी, लेकिन समाज में आपकी यह हायरार्की रहेगी, और कभी भी आप मूल निवासी वहाँ के कभी नहीं बन सकते, क्योंकि देश उनका है, देश गोरों का है। ठीक है, ये उनकी हायरार्की। और ये आपको बताएंगे आपकी कंट्री डेवलप नहीं है, ये रीज़न वो रीज़न, और आपको फाइनली ये भी बोल देंगे कि भाई हमारी कल्चर है कि तुम कहीं निचले, तुम्हें जाना है वहाँ के मूल निवासी से। तो इसकी वजह से हमारे प्रिविलेजेस भी कम हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये चीज़ है, और ये सबको डील करना पड़ता है। बोलते हैं भाई जो डेवलप कंट्री के भी लोग हैं, वो लोग भी ये हायरार्की फेस करते हैं, जिस भी देश में वो इमिग्रेट करते हैं। और ये हमारे देश में भी है। जब हमारे कुछ लोग किसी स्टेट से आते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो अगर कुछ मतलब जैसे कि साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया के लोग आते हैं, साउथ इंडिया के लोग नॉर्थ इंडिया में जाते हैं, कुछ भी हो, तो भी इस तरह के कुछ कमेंट्स सुनने को मिलते हैं, ताकि लोग बताना बस यही हायरार्की के कारण कि
भाई ये हायरार्की में हम तुमसे ऊंचे हैं। इसका इमोशनल रीज़न है, इसका लोग ये भी रीज़न है कि हमारी जगह है और ये विदेशी हैं, हमको नहीं चाहिए, हमारे लोग का ये कल्चर हुआ करता था, ये तो भाई हमारे देश में इन्वेड कर रहे हैं वगैरह वगैरह, जो भी कारण होगा, लेकिन ये हायरार्की इसका कारण होता है। आपको कोई भी छोटा मोटा ग्रुप भी बना लो ना स्कूल में वगैरह, तो भी लोग आपको कभी कभी ऐसी इंसल्ट अपने ग्रुप में देखोगे आप, यार मेरे को क्यों इंसल्ट कर रहा भाई, मैं तो सब कुछ सही करता हूँ, अच्छा खासा पढ़ता हूँ वगैरह। उसका कारण ये है कि ये हायरार्की, उसमें बस वो आप चाहते हैं आपको बताना कि आपकी जगह आपसे वो सुपीरियर हैं। ठीक है, कभी कभी यूट्यूब में बड़े बड़े मतलब कमेंट के थ्रेड चल जाते हैं, युद्ध हो जाता है पूरा सोशल मीडिया पे, एक दूसरे के कमेंट्स करने लग जाते हैं लोग, विदेशी दो लोगों को कमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मेन पर्पस यही है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, वो पुराने युद्ध लेकर के आ जाएंगे कि हम लोगों ने तुम्हें तब हराया था वगैरह वगैरह, जो भी है। मेन पर्पस यही है, हायरार्की, जिसमें वो अपने आप को ऊंचे आपसे देखना चाहते हैं और ये हायरार्की एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अब मैं चलता हूँ एक्चुअल इस तरह के कल्चर्स में, ऐसे कम्युनिटीज़ में जो अभी चल रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले पुरानी सभ्यताओं के बारे में बताया। ठीक है, अब मैं आज की सभ्यता के बारे में बताता हूँ। अब अगर आप चले अमेरिका और यूके में चलें, दो देश, वहाँ पर लोग इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर जो आपके जाएंगे, आप वहाँ पर रहेंगे ना, तो सांस्कृतिक रूप से वहाँ पर वाइट सुप्रीमेसी नाम की एक संस्कृति चलती रहती है, अगर आपको मालूम ना हो। तो जो बोलते हैं लोग रेसिज्म कुछ नहीं है वगैरह, भाई रेसिज्म उनकी कल्चर है, रेसिज्म हमेशा रहेगा वहाँ। ठीक है, और आपको कभी भी उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। रिस्पेक्ट आपको एक बात बता रहा हूँ, आपकी मेहनत पे, आपके पैसे पे कभी नहीं मिलता है इन देशों में। आपको रिस्पेक्ट इस हायरार्की के हिसाब से ही मिलता है। तो रिस्पेक्ट आपको कहाँ मिलेगा, तो जिस हिसाब से आपके हायरार्की में आपकी जगह है, उस हिसाब से आपको रिस्पेक्ट मिलता है। हमारे देश में कोई ऊंचे पोजीशन वगैरह पे है तो हम उसे रिस्पेक्ट देते हैं, पर ऐसा हर देश में नहीं है, उनके कल्चर अलग है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। तो ये अगर आप अमेरिका में देखें तो वाइट सुप्रीमेसी वहाँ चलता है। तो सबसे ऊपर जगह गोरों की होती है, यूरोपियंस की होती है, उसके बाद ब्राउन लोगों की, मिडिल ईस्ट की, इंडियन लोगों की शायद होगी, उसके बाद इंडिजिनस की, कभी कभी वहाँ भी हमारे लोग को रखा जाता है, उसके बाद अफ्रीकन और ब्लैक में। तो अफ्रीकन ब्लैक लोग की तो पक्का वो जगह है नहीं, तो उनको बस कृतज्ञ बन करके रहना पड़ता है वहाँ पर, उनको इज्जत कुछ भी रहती नहीं है समाज में उतने। और वैसे भी अफ्रीका उतना डेवलप नहीं, तो वहाँ के लोग कुछ बोल भी नहीं पाते इन अपने रेसिज्म होते वगैरह जो भी होता है। लेकिन कहा जाता है इंग्लिश भाषा, ये भाषा ही इस कल्चर का मतलब है। इंग्लिश भाषा जो इंग्लिश भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, वो लोग सिर्फ गोरे होंगे, यानी कि यूरोपियंस, यहाँ तक कि मिडिल ईस्टर्न भी, यहाँ पाकिस्तान तक भी, यूरोप के लोग भी, सबको गोरा माना जाता है वहाँ। लेकिन इंडियन लोगों को गोरा नहीं माना जाता है। तो आप मानोगे नहीं, हमको पाकिस्तान से भी कम इज्जत वैसी जगह पे मिल सकती है। एग्जैक्टली क्या कल्चर है वहाँ पर जाके पता चलेगा आपको, लेकिन हाँ, इंडियन लोगों को उनसे भी कम इज्जत मिलती है, क्योंकि हम को गोरा क्लासिफाई नहीं किया गया है सांस्कृतिक रूप से। तो उसके बाद ब्राउन जो मैंने बोला, वहाँ पर अगर आपको जगह रख सकते हैं, या फिर लटीनोस को रखते हैं वहाँ पर, या फिर इंडिजिनस। तो ये जो बोला गया नो एक्सेंट, मतलब नो एक्सेंट मीन्स वहाँ के लोग नेटिव लोग, मतलब वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके जैसे ही हैं, उनको हाईएस्ट रिस्पेक्ट मिल रहा है, उनको अच्छा रिस्पेक्ट मिल रहा है, मूल निवासी इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो नो एक्सेंट यहाँ पर कहा गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे आता है ब्राउन। तो उनके पास एक्सेंट बोला जाता है, क्यों, इंग्लिश का एक्सेंट है उनको। जैसे इंडियन एक्सेंट में बहुत मजाक उड़ाया जाता है, उसका मतलब क्या है, वो इसलिए इंडियन एक्सेंट का मजाक उड़ाया जाता है। कभी देखा अफगान एक्सेंट का मजाक उड़ाया गया, पाकिस्तानी एक्सेंट का मजाक उड़ाया गया? नहीं। क्यों? इंडियन एक्सेंट को क्यों? क्योंकि बस वहाँ के मूल निवासी नहीं है, यानी कि गोरे नहीं है, और इंग्लिश गोरों लोगों की भाषा है, और गोरे लोगों में इंडियन क्लासिफाई नहीं होते हैं। कुछ लोग बोलेंगे भाई हम तो गोरे दिखते हैं वगैरह, नहीं, इंडियन लोग को गोरा नहीं माना जाता, क्योंकि अंग्रेज लोग बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं अपने अंग्रेजों कॉलोनाइजेशन पे, अपनी सांस्कृतिक रूप से। वो सब डिस्कशन बाद में, लेकिन ये मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा था कि ये सब संस्कृति है वहाँ की, कि मतलब आप जाओगे वहाँ पर तो आपको बोला जाएगा कि भाई आप कहाँ से हो, तो वो कुछ लोग बोलते हैं हम कि क्योंकि मिडिल ईस्ट गोरे हैं और यूरोपियन गोरे हैं और अमेरिका के मूल निवासी गोरे हैं। अगर आप इंडिया से हो, अगर आप लैटिन अमेरिका से हो, तो आपके एक्सेंट है, अफ्रीका से हो आपके एक्सेंट है। एक्सेंट मतलब आप गोरे नहीं हो और यहाँ के मूल निवासी नहीं हो, तो
तो आपको कम प्रिविलेजेस, राइट्स, इज्जत समाज में मिलेगी। उसी प्रकार अब नाजिज्म देखा जाए जर्मनी में, अब जर्मनी और ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड वगैरह जाओगे आप तो वहाँ का भी समाज बना हुआ है। देखिए ये सब चीज़ें जो हैं आप इसको नेगेटिव तरीके से मत देखिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नरसंहार या कुछ मतलब ऐसा कोई आपको जेल में डाल रहा है या कुछ इस सब चीज़ों की वजह से, ऐसे पुराने जैसे समय के हिसाब से नहीं है, बस इनका समाज इससे बना हुआ है। अब समाज में जर्मन लोग हैं, बाकी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनके देश में, तो क्या ये तो वो समाज में लोग किस तरह का इज्जत किस हिसाब से मिलेगी, क्या हायरार्की फॉर्म होगा, वो हायरार्की यहाँ पर बना पड़ा है। तो आपको लगेगा कि ये रेसिस्ट है, हाँ भाई रेसिस्ट तो है, लेकिन आप समझिए वहाँ के देश के मूल निवासी जर्मन हैं, तो जर्मन के बाद कौन दूसरा उनका मूल निवासी हुआ, तो उनके हिसाब से जर्मन लोग की मान्यता है कि इटली के लोग, स्पेन के लोग, सॉरी अंग्रेज लोग हैं, फ्रेंच लोग हैं, डच लोग हैं, स्वीडन के लोग हैं, वो लोग उनके लोग वहाँ के लोकल हो गए। उसके बाद शायद इटली के लोग, स्पेन के लोग, यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका के लोग भी वहाँ के मूल निवासी हुए। फाइनली उसके बाद जगह रखी गई और ये बुरी बात यह है कि ये हिटलर और नाजिज्म से थोड़ा रिलेटेड है, लेकिन अब वहाँ जाओगे तो आप देखोगे ये संस्कृति वहाँ पर, ठीक है, कि ये आज जगह इस तरह से हायरार्की बनी हुई है कि कौन लोकल है कौन विदेशी है, और इज्जत समाज में इसी हिसाब से मिलती है, आपके पोजीशन पे नहीं मिलती। इंडियंस वहाँ पर सबसे ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है, लेकिन इस हायरार्की के हिसाब से इज्जत मिलती है। आपको हायरार्की में अपना जगह ढूंढनी पड़ेगी समाज में, और उसका रोल भी प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। आपको मानना पड़ेगा कि जर्मन और नॉर्दर्न यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन आपसे ऊंचे हैं, ठीक है, ये जो लोग हैं। और एक्सेंट किसका नहीं है, एक्सेंट इन लोग का नहीं है, जो मेडिटेरियन कंट्रीज के हैं, जो वेस्टर्न यूरोप के हैं, जो जर्मन है, उन लोग का एक्सेंट नहीं है। जो लोग उसके बाद आते हैं उन लोग का एक्सेंट है, क्योंकि वो लोग मूल निवासी नहीं माना जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये है मूल निवासी नहीं, लेकिन हाँ वो लोग फिर भी जर्मन बोलते हैं और समाज के पार्ट हैं, लेकिन हाँ वो मूल निवासी नहीं माने जाएंगे, तो उन लोग का एक्सेंट है। उसके बाद देखा जाए तो कोरियन सोशल हायरार्की, कोरिया का सोशल हायरार्की देखा जाए। अब आप बोलेंगे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में ये हायरार्की है, और ये बाकी बाय द वे ये जर्मन हायरार्की और अमेरिकन हायरार्की जो मैंने आपको बताया, ये हायरार्की आपको मतलब हर यूरोपियन कंट्री में मिलेगा। और वहाँ पर जैसे मूल निवासी वहाँ के जो हैं उनको उनकी एथनिसिटी से माना जाता है कि मतलब गोरे हैं, वो गोरों का देश है, इस तरह से उनका देश चलता है, ठीक है। चलिए एनीवे मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। इसके अलावा हम कोरिया की बात करें, कोरिया में भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन है, साउथ कोरिया, ठीक है। तो वहाँ पर सोशल हायरार्की किस तरह से है, सबसे पहले कोरियंस आते हैं मूल निवासी, उसके बाद एथनिक कोरियन जो विदेश में दूसरे देश के लोग रह रहे हैं वो कोरियन, उसके बाद ऑनररी मतलब दूसरे देश के कोरियन लोग ही थे वो, उसके अलावा ऑनररी कोरियन, ईस्ट एशियन, वाइट, ये लोग को रखा गया। तो ये लोग ऑनररी है, मतलब ये लोग को मूल निवासी नहीं माना जाएगा। जैसे चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं, फिलीपींस के लोग हैं, वो लोग को भी एक तरह से एशियन माना जाएगा, लेकिन फिलीपींस के लोग नहीं, फिलीपींस को शायद नीचे, लेकिन वो भी है, जो भी है वो लोग एक जैसे दिखते हैं, तो वो लोग को रखा गया वहाँ पर दूसरे स्थान पे। लेकिन हाँ उनको बराबर इज्जत नहीं मिलेगी, उनके एक्सेंट होगा। फिर आ गया कलेक्टिव डार्क, गुलाम वाली स्थिति, इन लोगों को बहुत कम इज्जत मिलती है समाज में। अगेन ये लोग कैसा भी जॉब कर सकते हैं जिससे ज़्यादा पैसा, लेकिन हाँ अपनी जगह इनको यहाँ पर समझनी होगी कि ये इनकी जगह है हायरार्की में, ठीक है, सबसे नीचे उनकी जगह है समाज में, तो आपको हमेशा कम इज्जत मिलेगी। लोग आप पूछोगे यार मैं इंडिया से हूँ, मेरी जगह क्यों सबसे नीचे रखी हुई है यहाँ पर इस हायरार्की में, तो एक ही चीज़ बोलेंगे, आपकी कंट्री डेवलप नहीं है, क्योंकि लेकिन वो कारण नहीं है। कारण क्या है, ये हायरार्की, ठीक है। कारण क्या है, उनके मूल निवासी को सबसे ज़्यादा इज्जत मिलेगी, उनका देश है। उसके बाद सेकंड जो सोशल क्लास है उसमें दूसरे ऑनररी एशियंस मिलेंगे, गोरों को भी इज्जत मिलेगी उनमें, कोरिया में मतलब यूरोपियन वगैरह को। उसके बाद इंडियंस को सबसे, इंडियन अफ्रीकन सबको उतनी बराबर इज्जत मिलती है। और ये हायरार्की आपको बताने के लिए, ये हायरार्की आपको फील कराने के लिए कि आपकी जगह क्या है, आपके साथ बहुत रेसिज्म होता रहता है समाज में, और ये समाज में सोशल क्लास की तरह है। आपने ठीक है, ये सोशल क्लास की तरह है। तो यानी कि मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ
कि ये जो भी, यानी कि जो लोग बोलते हैं कि भाई इंडिया में जो जातिवाद वगैरह ये सब के बारे में मजाक उड़ाते हैं, एक चीज़ विदेश में आप देखिए, हर देश में आपको मिलता है जातिवाद, हमसे इंडिया से बदतर मिलेगा बल्कि आपको, ठीक है। अरे डेली बेसिस पर रेसिज्म वगैरह आपको ये फेस कर सकते हो इस हायरार्की की वजह से। एनीवे, दूसरा चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको एक फिर बताना चाहता हूँ, एक सेफ साइड हर देश में अगर आप जा रहे हो, अलग अलग हायरार्की जो एग्जिस्ट करती हैं उसमें आपको कहाँ इंटीग्रेट होना है, कहाँ आप अपने आप को बता सकते हो कि भाई मेरा ये कनेक्शन है आपके देश के कल्चर, आपके देश की एथनिसिटी से, ठीक है। कि एथनिसिटी और कल्चर दो चीज़ मिला के ही आपकी वहाँ पर आपकी जो है आइडेंटिटी बनती है उस देश में, आपकी पोजीशन सेट होती है हायरार्की में एटलीस्ट, ठीक है। तो ये जो वाइट सुप्रीमेसी है इसमें, यानी कि यूएस और यूके में आप देख लोगे, ये यूरोप अलग है, यूरोप में थोड़ा अलग हायरार्की चलता है, शायद कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी ये चलती होगी वाइट सुप्रीमेसी, जैसे पोलैंड वगैरह में, ईस्टर्न यूरोप में। तो वहाँ पर आप जब जाओगे ना तो आप बोल सकते हो कि भाई मैं जापान से हूँ, या फिर नियर, कुछ लोग बोलते हैं जैसे पंजाब के लोग, सॉरी, या कुछ और जगह के लोग, कुछ लोग दिल्ली वाले जो कुछ बोलना चाहते हैं कि हम नियर बाई मिडिल ईस्टर्न हैं, ठीक है। मिडिल ईस्टर्न मतलब हम थोड़े गोरे दिखते हैं, हम गोरे जैसे हैं, जो मिडिल ईस्ट के जो लोग हैं वहाँ जैसे। लेकिन मैं आपको बोलूँगा बेस्ट एग्जांपल है, सारे इंडियंस को एक साथ लेके चलिए हमेशा, आप बोलिए हम जापान जैसे हैं, ठीक है। जापान का भी सेम, जापान का कॉन्सेप्ट ये है कि वो लोग कल्चरली वेस्टर्न है, यानी कि सपोर्ट करते हैं पाश्चात्य जगत को, सपोर्ट करते हैं, चाइना जैसे नहीं, चाइना वेस्ट के खिलाफ है, लेकिन जापान वेस्ट का सपोर्ट करता है, एलाई है। साउथ कोरिया भी ऐसे ही है आई थिंक। तो आप बोले कि इंडिया जापान जैसे, हम इंडियन लोग जापान जैसे हैं, हम सपोर्ट करते हैं वेस्टर्न सोसाइटी को, समाज को, कल्चर को, ठीक है। तो आपको उस समाज में आपको इज्जत मिलेगी। आप होता क्या, इंडियन लोग जाते हैं अमेरिका, बोलते हैं हमारा देश चाइनीज, हम लोग चाइना जैसे हैं, उससे आपकी फीलिंग बताते हैं कि आप नफरत करते हो कि आपने वेस्ट पावर में रहे और पावर से चले जाए चाहते हो, आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हो, फिर भाई आप उनके देश में आए क्यों, है कि नहीं, जो आपको इतनी नफरत है हमसे, तो हमारी शक्ति में से, तो एक तो हमारा खा रहे हो। तो ये चीज़ वो सोचते हैं, इसलिए आप बोलना चाहो तो आप जापान बोल सकते हो, चाइना मत बोलो। चाइना बोलोगे तो आपको वो, इसलिए इंडियन लोग की स्थिति खराब होती है, रेसिज्म फेस करते रहते हैं। फिर नाचिज्म, जर्मनी में जो है मैंने आपको बता दिया, वहाँ पर नाचिज्म वाली हायरार्की चलती है, वहाँ पर आप लैटिनो बोलना लैटिनो बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं मुंबई से हैं, या फिर दूसरा मैं बोल सकता हूँ वहाँ पर भी जापान बोल सकते हो, ठीक है, जापान दूसरा है। कोरिया में आप जापान बोल सकते हो, हम जापान जैसे हैं, ठीक है। हालांकि वहाँ पर मैंने जैसे बोला कि आप एशियन लगते नहीं हो देखने में, और इंडिया डेवलप नहीं है, दूसरा रीज़न आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन ये है कि एशियन कंट्रीज़ में ना, ईस्टर्न एशियन खास करके एशियन कंट्रीज़ में, जो इंडिया के अलावा पैसों के बहुत इज्जत दी जाती है। जिसके पास, अगर आपके पैसे बहुत है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली समाज में इज्जत बढ़ जाता है। कोरिया और जापान और यहाँ तक कि चाइना वगैरह ऐसे ऐसे देशों में पैसों से बहुत प्रेम करते हैं लोग, लेकिन आपके पैसों पे यूरोप में आपको इज्जत नहीं मिलेगी, आपके रंग रूप के हिसाब से आपको इज्जत मिलती है। आप गोरे हो, आप कितना भी अमीर हो, लेकिन गोरे नहीं हो तो आपको गोरे से कम ही इज्जत मिलती है। लेकिन ईस्ट एशिया में आपके पास पैसे हैं तो आपकी इज्जत बढ़ जाती है। एनीवे, लेकिन पैसे आपके पास, इसलिए कंट्री डेवलप होगा तो शायद इज्जत हमारी हर जगह बढ़ जाएगी। लेकिन इसलिए मेरा ये हायरार्की बताने का आपका इंपॉर्टेंस ये है कि कई सारे लोग, इंडियन लोग, अभी तक हम लोग इतने गरीब थे कि हम ये सब के बारे में लड़ाई या कुछ बोल भी नहीं पाते थे समाज में। हमारी सिचुएशन जो है अफ्रीकन जैसी थी कि हम कुछ इस हायरार्की के बारे में बोल भी नहीं पाते थे, और हमारी स्थिति सबसे नीचे हुआ करती थी। लेकिन अब बदलना ही चाहिए। आप रशिया जाएँ, रूस जाएँ, तो आप वहाँ पर बोल सकते हो हम चाइना जैसे हैं, क्योंकि वो चाइना रशिया दोस्त हैं, तो वहाँ पर चाइना जैसा बोलने से आपको मदद मिलेगी। और रशिया चाहता भी है कि इंडिया डेवलप करे चाइना जैसा, तो हमारा अच्छा दोस्त है। लेकिन आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पर कोई फिक्स हायरार्की नहीं है, हर कंट्री का अलग अलग हायरार्की चलेगा। हम मतलब कहीं पर बोलेंगे हम चाइना हैं, हम लैटिनो हैं, हम जापान हैं, हम मिडिल ईस्टर्न है, हमारा मतलब हमारी आइडेंटिटी तो चेंज हो जा रही है यहाँ पर, है कि नहीं। आइडेंटिटी चेंज होती है क्या? आइडेंटिटी तो फिक्स रहती है। तो क्या एक फिक्स हायरार्की होनी चाहिए कि नहीं समाज में, पूरे विश्व में एक फिक्स हायरार्की, हर जगह एक ही व्यक्ति सबसे ऊपर रहे, राज करे, और सबसे नीचे है। तो वो चीज़ जो है, कोई फिक्स ऑर्डर हायरार्की यहाँ पर नहीं दिख रही है, ठीक है। हम लोग को हर जगह जा करके अलग अलग रूपों में समाज में अपनी जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो इसलिए अब मैं आपको लेकिन ये हायरार्की कोई फिक्स नहीं है, ठीक है।
तो अब मैं आपको इसीलिए ये वीडियो बनाया मैंने कि आप हिंदू धर्म को समझ सके इस एक्सपेरिमेंट से। तो ये आपको मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूं। अब मैंने आपको ग्रुप और हायरार्की के बारे में बताया, जैसे एक स्पोर्ट्स का ग्रुप बन जाए तो उसमें कैप्टन और बाकी जो अपना अपना पोजीशन ले लेते हैं, कोई रेफरी बनता है, कोई गोलकीपर बनता है, वगैरह वगैरह, आपको मालूम है। उसी तरह ये एक ग्रुप है, इसमें आप इस ग्रुप को बनाइए। आप ये ग्रुप है लोगों का, ये ग्रुप है, इसमें एक राजा है, एक मर्चेंट है। आप बनाइए कि किसकी स्थिति, किसकी हायरार्की में कहाँ जगह होगी, बताइए। बनाइए हायरार्की में, आप बनाइए हायरार्की की जगह। तो आप देखेंगे, आपको मैं समय देता हूं 1 मिनट, आप इसमें एक हायरार्की बनाइए। जैसे आपने हायरार्की, कोई सारी हायरार्की देखी, इसकी भी एक हायरार्की बनाइए, ठीक है। ये इन सारे लोगों से, कोई पत्थर को देख रहे हो, स्टोन मैटर है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लेबरर है, ये सारे चारों तरफ हमारे यही सब दिखता है। तो इन चारों जो चीज़ें दिखती हैं, इन सब से एक समाज बनाने की चाहिए, इन सबसे एक हायरार्की बनाने की कोशिश कीजिए। तो वीडियो को पॉज करके आपने अगर ये एक्सरसाइज किया, तो अब चलिए देखते हैं हायरार्की किस तरह से बनेगा। तो ये है आपकी हायरार्की, ठीक है। ये हायरार्की कैसी है, तो देखिए यहाँ पर रोल्स कैसे प्ले करेंगे। तो सबसे ऊपर हायरार्की में तो ये राजा होगा, उसके बाद हायरार्की में ये मर्चेंट जो है, उसके बाद आएगा ये बंदा जो है वर्कर है, लेबरर है, उसके बाद एनिमल्स आएंगे, उसके बाद प्लांट्स आएंगे, उसके बाद पत्थर आएंगे, है कि नहीं। सबसे ऊपर हायरार्की में राजा आएगा, फिर ये आएगा। आपको मालूम है यही हायरार्की बनेगी, है कि नहीं, यही हायरार्की बनेगी। यस। अब जो है ये हायरार्की बन रही है, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने बना तो दिया हायरार्की, आपने कॉमन सेंस से कि भाई यही होगा, ऐसी यही हायरार्की है। तो इसमें मतलब आपने ऐसी हायरार्की बनाई क्यों, ये आपके लिए एक दूसरा एक्सरसाइज में देना चाहता हूँ। आपने क्यों सोचा, इसके पीछे आपका क्या क्राइटेरिया था जिससे आपने ये हायरार्की सेट की कि भाई पत्थर नीचे आएगा प्लांट से, और एक जानवर प्लांट से ऊपर आएगा, ऐसा ऐसा आपने क्यों सोचा? ऐसा क्या है जानवर में और प्लांट्स में और पत्थर में कि आपने उनको उस हायरार्की में डाला? ठीक है, मैं आप बस सोचिए इस बारे में थोड़ा। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। ठीक है, आपने ये जो हायरार्की बना दी, समाज इस तरह से बन गया, ठीक है। इस जो गधा है, इसको लेबरर चाहे तो यूज़ कर रहा है अपने कोई वज़न उठाने के लिए, लेके जाने के लिए, और ये सब चीज़ें इस तरह से पूरा समाज काम कर रहा है एक तरह से। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो एक राजा है, उसके पास तलवार है, ठीक है। अब ये समाज तो बन तो गया, लेकिन इस समाज में जो है ना, ये समाज चल रहा है, अच्छा फंक्शन कर रहा है, दुकानदार अपना मतलब सामान बेच रहा है, लोग खरीद रहे हैं, वर्कर अपना काम कर रहा है, राजा राज कर रहा है, टैक्स ले रहा है, ठीक है, समाज की रक्षा कर रहा है। लेकिन अब समाज की रक्षा करते हुए एक समय आया कि उस राज्य पे विदेशी आक्रांता आए, और विदेशी आक्रांता जो है उसके पास गन था, मशीन गन था, ठीक है, टैंक थे, और इसके पास तलवार ही था। इस राजा का बहुत लंबा राज रहा, राजा के बहुत अच्छे पूर्वज थे, महान पूर्वज थे। लेकिन अगर अपने नॉलेज को अपडेट नहीं किया, अपने समाज में साइंस का एडवांसमेंट नहीं किया गया साइंस के बारे में, तो हुआ क्या, गन इनके पास नहीं रहा। कितना भी मतलब उस आक्रांता किसी भी देश से हो, किसी भी कैसा भी इतिहास हो उस व्यक्ति का, ठीक है, कैसा भी धर्म हो उसका, क्योंकि उसके पास मशीन गन था, उसके गन थे वगैरह थे, और हमारे पास तलवार था लड़ने के लिए, मुश्किलात हो गई। हम लोग जो है जो ये जो हायरार्की है ये कोलैप्स, मतलब जगह इन्वेड हो गया, और पूरा का पूरा जो हायरार्की कोलैप्स हो गया, समाज इन्वेड हो गया, कोई और उस पर राज करने लगा, और जो फिर उसके बाद लूटने लगा, जो भी है वगैरह वगैरह। ये हमारे साथ हो चुका है, ठीक है। उसका कारण अलग है, वो बात अलग है कि हमारे अनडिजिटलाइजेशन को डिजिटलाइज किया गया था, वो अलग है। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, साइंस का इंपॉर्टेंस इसमें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइंस का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको एक और व्यक्ति को डाल देता हूँ इसके ऊपर कि साइंस का जो साइंटिस्ट जो है वो भी यहाँ आएगा, वो सबसे ऊपर रहेगा या उसके साथ काम करेगा इस ग्रुप में, ठीक है। मैं साइंटिस्ट की जगह मैं तो बोलूँगा राजा से भी ऊपर रहेगी, क्योंकि वो
आगे लेकर के जाएगा समाज को, ठीक है ना, अपने साइंस के नॉलेज से। लेकिन हाँ, राजा टैक्स पे करेगा, वो अलग इंडिपेंडेंटली काम करेगा, मर्चेंट भी इंडिपेंडेंटली काम करके एक रूप से जो है समाज के फंक्शनिंग को काम करेंगे, कंट्रोल करेंगे समाज को, और जो लेबर है काम करेगा। तो इस तरह से एक हायरार्की बन जाएगी जहाँ पर साइंटिस्ट की भी जगह इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि साइंटिस्ट का रोल क्या होगा, पूरे के पूरे जो है समाज को वैज्ञानिक रूप से आगे लेके जाना ताकि वो डेवलप करें। ठीक है, आप एक चीज़ देखोगे कि ये ग्रुपिंग जो है ये बन गई, लेकिन अब इस ग्रुपिंग में एक आपने फ़ायदा देखा कि साइंटिस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है। साइंटिस्ट की वजह से आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हो। कितना भी आपके अच्छा इतिहास हो, कल्चर हो, आप जाओ विदेश तो आप देखोगे कि उनके, हम बोलेंगे हमारा अच्छा कल्चर है, लेकिन जब वहाँ पर जाते हो तो उनके रोड अच्छे दिखते हैं, उनकी बिल्डिंगें अच्छी दिखते हैं, उनकी कल्चर, उनका जो है बिल्डिंग्स अच्छे हैं, उनके स्काई स्क्रेपर्स हैं उनके, ठीक है, वो सब देखते हैं। तो वो सब कहाँ से आया? वो सब साइंटिफिक एडवांसमेंट से आया। देखने में कितना भी अच्छा कल्चर हो हमारा, देखने में, मैनिफेस्टेशन में हमारा कल्चर अच्छा नहीं दिखेगा अगर हम विज्ञान में आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंस है साइंटिस्ट की, जो रॉकेट्स जो देखते हैं स्पेस में, जो आईटी जो दूसरे लोगों को जॉब देता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो बुलेट ट्रेन आ रही है, ये सारी चीज़ें जो समाज में हमारे हो रही है वो साइंटिस्ट की वजह से। इसलिए साइंटिस्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है हमारे समाज में। ठीक है, लेकिन ये जो साइंटिस्ट है वो क्या करता है, वो लॉज ऑफ यूनिवर्स को पढ़ता है। अब देखिए साइंस का डेफिनेशन क्या है, साइंस वर्ड का। तो साइंस इज अ फिनोमेनन, साइंस स्टडीज द लॉज ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के लॉज को पढ़ता है। ठीक है, ओके, सो साइंस यूनिवर्स के लॉज को पढ़ता है। ओके, अब उसमें आप देखिए एक और चीज़, ये जो लॉज बने यूनिवर्स के बना दिए, हम लोगों ने बहुत प्रोग्रेस किया साइंस में, हमने रोड बनाए, हमने रॉकेट्स लॉन्च किए, हमने बहुत कुछ किया। लेकिन आपको एक चीज़ देखोगे, जब साइंस ग्रो कर रहा था तो उस समय शुरुआत में एटॉमिक थ्योरी के बारे में एक एग्जांपल देता हूँ कि एटॉमिक थ्योरी में आपने देखा कि कैसे एटॉमिक थ्योरी चेंज हो गई। शुरू में बोला गया 5th सेंचुरी में कि एटॉमिक थ्योरी ऐसी है, ऐसा होता है एटम्स। फिर पता चला कि एटम एक स्फीयर मॉडल है, जॉन डाल्टन ने 1803 में बोला। फिर उसके बाद प्लम पुडिंग मॉडल आया, ठीक है, जो जिसमें प्लस और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताए गए। उसके बाद अर्नेस्ट रुदरफोर्ड मॉडल आया, उसके बाद प्लानिटरी मॉडल आया, उसके बाद तो अलग अलग मॉडल्स आए और अभी भी चेंज हो रहा होगा। तो आपने देखा कि क्या ये जो ये नियम बनाए गए यूनिवर्स के, ये क्या चेंज होते रहते हैं क्या? ये फिक्स नहीं होते क्या? जो यूनिवर्स के लॉज जो साइंटिस्ट बना रहे हैं, जिससे इतनी सारी चीज़ें काम कर रही हैं, वो क्या चेंज होते रहते हैं क्या? फिक्स लॉज नहीं होते क्या? तो रियलिटी ये है कि फिक्स लॉज तो होते हैं, लेकिन उस लॉज तक पहुंचने के लिए हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम लोग इम्प्रूवाइज करते रहते हैं, हम गलतियां भी करते रहते हैं उस दौरान। ठीक है, ठीक है, तो ये है लॉज ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो ये जो लॉज चेंज नहीं होते, एटॉमिक मॉडल चेंज नहीं होता हर समय पर, ठीक है, अलग अलग साल चेंज नहीं होता, लेकिन हुआ क्या, लॉज चेंज नहीं होते रहते। ठीक है, लॉस चेंज नहीं होते, लॉस फिक्स रहते हैं। लेकिन साइंस जो है उस लॉस तक पहुंचा नहीं है। वो आप देखें तो परफेक्टली आंसर चीज़ों का नहीं कर पाया अभी तक। ठीक है, कितनी भी दवाई अच्छी आप खा रहे हों साइंस के हिसाब से, लेकिन वो परफेक्ट तो नहीं है। ठीक है, तो ये साइंस की कमी है कि उसके उस वो कोई जो भी कुछ सीखा है आपने साइंस में, वो अभी भी वो परफेक्ट नहीं है, उसमें बहुत चेंजेस हो सकते हैं, भविष्य में बहुत सारे चेंजेस होंगे, वो फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, जो कुछ प्रोग्रेस हुआ है उससे बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। एक सिंपल सा सवाल साइंस से आप पूछिए कि आप कौन है, हु आर यू? तो आप बोलेंगे यार मैं तो शरीर हूं। तो आप शरीर हो, देखिए आपकी आइडेंटिटी जो है फिक्स रहती है, बदलती नहीं है। तो आप अगर शरीर हो तो आपकी शरीर तो चेंज होती रही बचपन से, आप बच्चे थे छोटे से,
फिर बड़े हुए, टीनेजर हुए, फिर एडल्ट हुए, फिर बूढ़े हो गए। अलग अलग समय पे अलग अलग आपके आइडेंटिटी रही। ऐसा होता है क्या? आइडेंटिटी तो फिक्स रहती है। तो आप शरीर नहीं हो सकते, क्योंकि शरीर तो मतलब मैं तो बोलूँगा महीने महीने भी चेंज हो सकती है। अगर आपका वेट गेन कर रहे हो, लॉस कर रहे हो वगैरह, तो आपका शरीर आपकी आइडेंटिटी नहीं हुई। तो आप काले हो, गोरे हो, जो लोग बोलते हैं, आपकी आइडेंटिटी नहीं है काला या गोरा। आप शरीर नहीं हो सकते, क्योंकि शरीर तो चेंज होता रहता है। आप शरीर कभी भी चेंज कर सकते हो, और होता होता भी है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति बूढ़ा तो ज़रूर होता है। अगर क्या आप इंटेलेक्ट हो, फिर दूसरा है क्या आप माइंड हो। माइंड जो होता है, उसके दिमाग में आपके माइंड हो गया, शरीर नहीं हो आप, तो फिर क्या माइंड हो शायद। तो माइंड बोला गया कि भाई माइंड में तो थॉट्स चेंज होते थे, तो माइंड तो पूरा हर मिनट हर मिली सेकेंड चेंज होता है। तो माइंड भी आप नहीं हो सकते। इंटेलेक्ट हो क्या आप, जो डिसीजन मेकिंग पावर लेने वाले, वो भी चेंज, वो तो अपडेट होता रहता है, वो इम्प्रूव होता रहता है। आप डिसीजन नहीं ले पाते क्या करना है क्या नहीं, लेकिन वो इम्प्रूव होते रहता है। अगेन आइडेंटिटी फिक्स होती है, वेरिएबल नहीं है, चेंज नहीं होती रहती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ तो है, फिर कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा आइडेंटिटी हमारा नाम है। ठीक है, शर्मा, शुक्ला, वर्मा, सिंह, या फिर कोई अंग्रेज ना नाम ले लो, स्टीफन वगैरह, कुछ भी है, नाम आपके पूरे जन्म से लेके मरण तक आपका नाम हमेशा आपके साथ रहता है। तो शायद नाम आपकी आइडेंटिटी हो गई, आपकी आइडेंटिटी नाम से द्वारा पकड़ी गई, ये कहा जाएगा। तो आप एक देखिए एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग, कि नाम में ऐसा क्या रहता है। नाम होता है आपकी कल्चर, आपकी हिस्ट्री बताता है। ठीक है ना, आपकी कल्चर आपकी हिस्ट्री बताता है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग अलग ही बिहेव करते हैं अपने नाम के हिसाब से। तो कुछ लोग अगर जन्म से ब्राह्मण हैं, लेकिन उनका नाम वगैरह है ब्राह्मण वाला या जो भी है, लेकिन वो अगर आप देखो काम क्या कर रहे हैं, रेस्टोरेंट खोल लिया उन लोगों ने। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे कई सारे लोगों के साथ आज इंडिया में हो रहा है, अलग अलग काम अलग अलग लोग कर रहे हैं, अपने नाम के हिसाब से काम नहीं कर रहे। उनका नाम तो कुछ और इतिहास और कल्चर बताता है। ठीक, ये तो पूरे इंडिया में भी हो गया है। तो और ऐसा पूरी दुनिया में उनका नाम कल्चर जो है उसके हिसाब से नहीं करते। कुछ लोग योगा करने लग जाते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग हिंदू धर्म फॉलो करने लग जाते हैं, उनका नाम तो क्रिश्चियन है। तो मतलब क्या है, आपकी आइडेंटिटी बदल नहीं सकती, चेंज। आपका आइडेंटिटी आपके नाम में है, आपके नाम के हिसाब से आप बिहेव करते हो ना। तो आपने कैसे बदल दिया ये? तो उसका आंसर ये है कि हाँ, आपकी नाम भी पूरी तरह से आपकी आइडेंटिटी नहीं हो सकती, बल्कि नाम भी चेंज किया जा सकता है व्यक्ति का। अगर वो कन्वर्ट कर ले, रिलीजन कन्वर्ट कर ले वगैरह, तो उसका नाम चेंज हो गया। नाम चेंज हो गया तो आइडेंटिटी चेंज हो गई। आइडेंटिटी चेंज नहीं हो, वैसे फॉर्मली ऑफिशियली यस आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, लेकिन एज आपको मैं पूछूं अगर कि आपकी आइडेंटिटी क्या चेंज हो गई, तो आप बोलोगे कि यार आइडेंटिटी कभी भी चेंज नहीं हो सकती। मैं जो हूं, मैं कौन हूं, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। ऐसा क्या है? तो वो भी साइंस के पास आंसर नहीं है। ठीक है ना, कि आप कौन हो, आप कौन हो जो जीवन को जी रहा है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है डेली लाइफ्स को, कौन हो। तो उसके लिए साइंस के पास आंसर नहीं है। तो उसके पास किसका आंसर है? उसके पास आंसर है हमारे वेदों के पास, हमारे स्पिरिचुअल लॉज को बनाने वाले, डिस्कवर करने वाले लोगों के पास। तो जैसे साइंस में लॉज को खोजा जा रहा है, प्रकृति के नियमों को खोजा जा रहा है, उसी तरह स्पिरिचुअलिटी में जो हमारे पूर्वज रहे हैं, ऋषि मुनि, उन्होंने भी इन लॉज को, आध्यात्मिक लॉज को खोजा। ठीक है, आध्यात्मिक लॉज को खोजा। ठीक है, तो और ऋषिज उनको कहा गया जो आध्यात्मिक लॉ की लॉज को खोजते हैं। अब वेदों को भी जो बोला गया, जो इस लॉज को फिर उन लोगों ने लिखा कहाँ पर? वेदों में लिखा, पहले लिखा। और ये वेद जो थे विदाउट बिगिनिंग और एंड, मतलब हमारे जो पहले तो हिंदू धर्म के लिए कोई बुक्स नहीं है। ये जो लॉज जो हैं ये डिस्कवर किए हैं, इसके कोई बुक नहीं है, क्योंकि बुक्स के, और है भी बुक तो बिना बिगिनिंग और बिना एंड के है, इसका कोई बिगिनिंग और एंड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऋषियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया ध्यान करके, वो आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने खोजा,
उन्होंने क्रिया अपने से नहीं लिखा है कुछ भी, ट्रायल एरर टेस्टिंग नहीं की गई है साइंस की तरह। जो खोजा वो हमेशा के लिए सच है, और वो खोज जो है वेदों में लिखी गई। बड़ी इंटरेस्टिंग है। यानी साइंस से भी ज़्यादा एडवांस्ड कोई कुछ है, साइंस के पिनेकल पे कुछ है। मतलब साइंस के जो सबसे लास्ट स्टेज में साइंस जब पहुंचेगा, जिस स्टेज पे पहुंचेगा, वहां पर वेद ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। क्योंकि साइंस चेंज होता रहता है, लेकिन फाइनली जो ट्रूथ पे, जब सच्चाई पे पहुंचेगा, तो वो वेद उसको पता चलेगा। वेद हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही उन्होंने अपने आध्यात्मिक इन नियमों को लिख दिया था। स्वामी विवेकानंद के एक कथन के, स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि कम अप ओ लायंस एंड शेक ऑफ द डिल्यूजन दैट योर शीप्स, योर सोल्स इमॉर्टल स्पिरिट्स फ्री ब्लेस्ड इटर्नल, यू आर नॉट बॉडी, यू आर नॉट मैटर, मैटर इज योर सर्वेंट, नॉट यू द सर्वेंट ऑफ मैटर। तो एक बात को ध्यान दीजिए कि उन्होंने कहा यू आर नॉट बॉडी, आप शरीर नहीं हो, आप मैटर नहीं हो सकते। वो तो आपका नौकर है, शरीर आपका नौकर है। मैटर जो आगे आप देख रहे हो, पदार्थ, ये सब कुछ, ये आपके नौकर हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा। तो फिर उन्होंने ये भी उस स्पीच में कहा, एक स्पीच में, कि हिंदू मानते हैं कि हिंदू आत्मा है, दैट वो आत्मा जिसे एक तलवार काट नहीं सकती, जिससे अग्नि जला नहीं सकती, जिसके पानी मेल्ट नहीं कर सकता, और जिसे हवा सुखा नहीं सकती, वो आत्मा, वही आपकी आइडेंटिटी है, वही चेंज नहीं हो सकती। शायद शरीर मर जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं मरेगी। ठीक है, वही आइडेंटिटी है आपकी, वही है आप। ठीक है, और एक सोल जो होता है, एक आत्मा जो होती है, एक सर्कल होती है जिसका सरकमफेरेंस कहीं नहीं है, पर सेंटर बॉडी में है। और अगर कोई मर जाता है तो सेंटर, वो जो सेंटर जो है बॉडी का, वो चेंज होता है बॉडी से बॉडी में। ठीक है, ठीक है, बॉडी से बॉडी में चेंज हो सकता है सेंटर। तो ये बॉडी से बॉडी में सेंटर चेंज हो जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है, तो शरीर बदल जाएगा, शरीर मर जाएगा, आत्मा नहीं मरेगी, ये आपने देखा। तो ये जो आत्मा है, ये जो मैंने आपको बताया, ये जो आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है, एक परमात्मा ही एक तरह से। ठीक है, वो गॉड ही है। और जैसे मैंने कहा था, वो अजर अमर है, वही अल्टीमेट रियलिटी है। वेद कहते हैं कि आपका रियलिटी ब्राह्मण है, और वो जो परमात्मा है, वो जो गॉड है, वो जो आपकी रियलिटी है, अद्वैत वेदांत के हिसाब से आप में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना। तो वो जो अद्वैत, जो ईश्वर है, वो हर चीज में है, कण कण में है। ये आपने सुना होगा, कण कण में है भगवान। तो अद्वैत वेदांत के हिसाब से कण कण में एक भगवान, तो मैटर में भी भगवान है, प्लांट्स में भी भगवान है, जानवरों में भी भगवान है, लेबर में भी भगवान है, मर्चेंट में भी भगवान है, राजा में भी भगवान है। ठीक है, तो अंतर क्या है? क्यों, अगर भगवान सब में सेम है, तो अंतर क्या है? क्यों कोई जानवर है, कोई प्लांट है जिसे आप नाश्ता में खा ले रहे हो, और क्यों कोई राजा है? और राजा भी परफेक्ट नहीं है, राजा से भी ऊपर कुछ हो सकता है। ठीक है ना। तो वो क्या चीज है जो बदल रही है इसमें, आप देखो तो। ठीक है ना, क्या डिफरेंस क्या है इन अलग अलग चीज में? सब में भगवान है, तो अंतर क्या है? एक पत्थर और आप में क्या अंतर है? पत्थर एक जानवर में क्या अंतर, पत्थर एक पौधे में क्या अंतर है? तो इसका आंसर ये है, पत्थर और आप में अंतर है चेतना की। चेतना बढ़ती रहती है शरीर में। ठीक है, चेतना बढ़ती रहती है।
चेतना बढ़ती रहती है। मतलब एक पत्थर में जो चेतना है, यानी कि पत्थर को मालूम नहीं, अगर आपसे बोला जाए आप में भगवान है, और भगवान अगर आप हो तो आप हर चीज़ परफेक्ट करोगे, कोई तो गलती नहीं करोगे, लेकिन आपसे गलती होती है। लेकिन आपसे ज़्यादा गलती आप मानोगे कि एक जानवर ज़्यादा गलतियाँ करता है, उसमें भी तो भगवान है कि नहीं? तो अंतर क्या है? गलतियाँ थोड़ी कम हो गई जानवर से। अगर आपके सामने एक एक केज में रख दूं, एक पिंजड़ा रख दूं, उसमें खाना रख दूं, तो आप समझदार हो, आप पिंजड़े में नहीं जाओगे खाना लेने, ठीक है? लेकिन एक जानवर जाएगा। ठीक है, एक जानवर वो पिंजड़े में खाना लेने जाएगा, आप नहीं जाओगे। क्यों? आप क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि पिंजरे में जो खाना, क्योंकि आपके में इतनी इंटेलेक्ट है, आप में इतनी समझ आ गई है इंसान के रूप में, ठीक है? और ये जब चेतना जो है, जब आपकी समझ बढ़ गई, यानी कि आपको गलत सही का अंतर मालूम चल गया है, आप कुछ भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपकी चेतना बहुत एक जानवर से ऊंची रहती है। वो सिर्फ खाने को नहीं देखता, वो बहुत कुछ देख लेता है और समझ जाता है, ठीक है? ठीक है, सिर्फ खाने को नहीं देखता है। तो ये चीज़ है। तो चेतना में अंतर मैं बोलना चाहूँगा, कॉन्शियसनेस में अंतर, चित्त जो अंतर है, कॉन्शियसनेस में अंतर है, ये मैं कहना चाहता हूँ इसमें आपको, चेतना। अब ये वर्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, चेतना या कॉन्शियसनेस जो बोल रहा हूँ, ये शायद इसका कोई और वर्ड रिप्लेसमेंट हो सकता है बेटर, लेकिन मैं इसको जस्ट बताना चाह रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो है, जब पहुंच जाएंगे उस लेवल पे आप, शायद ध्यान करके वगैरह, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस यानी कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड की चेतना जब आप में हो जाएगी सब कुछ, तब आप जो करेंगे उसका बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस देख सकते हैं। हमें नहीं मालूम, हम तो एक सैटेलाइट को चंद्रमा पे भेज रहे हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है उससे पूरे ब्रह्मांड में क्या इफेक्ट पड़ रहा है? तो आप उसके हिसाब से सही डिसीजन ले सकते हैं। शायद सैटेलाइट ना भेजें, शायद कोई और सैटेलाइट भेजे, शायद सही समय पर सैटेलाइट भेजे। ये सब जो ज्ञान है आपको तभी मिलेगा जब आप ब्रह्मांड की चेतना आप में हो जाएगी, वो ब्रह्मांड की चेतना हो जाएगी या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हो जाएगा, जो ईश्वर की चेतना है। वह ईश्वर की चेतना पे जब आप पहुंच जाओगे तो आप जो करोगे वो परफेक्ट होगा। एक एग्जांपल देता हूं कि आपने कभी देखा है, एक्सपीरियंस की, एक बहुत आप अच्छा परफॉर्म करते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा सब कुछ करते हो और अच्छा वक्ता हो, लेकिन फिर क्या है, कोई आपको हरास करता है, चिल्लाता है आपके ऊपर, आपके एक्सेंट का मजाक उड़ाता है, ठीक है? इंडियन एक्सेंट वगैरह, आप जानते हैं आप अच्छा बोलते हो, लेकिन आप जाओ और आपके बारे में ऐसे कोई कुछ बोल रहा है, ये बोल रहा है, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो, ठीक है? आपका मजाक उड़ा रहे वगैरह, तो आप अच्छे, कितने भी अच्छा वक्ता हो, कितने भी अच्छा स्पीकर हो, कितना भी अच्छा कोई भी काम करते हो इस दुनिया में, लेकिन हरासमेंट से, माया से आपका परफॉर्मेंस, एक जानवर इतना भी किया जा सकता है, ठीक है? एक जानवर इतना भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ है, एक जानवर ठीक से बोल भी नहीं पाता है, वही हालत आपकी हो जाएगी, ठीक है? ठीक से बोल नहीं पाता है, एक दो वर्ड बोल पाता है, वो हालत जाएगी अच्छे वक्ता की हरासमेंट से, ठीक है? और ये हरासमेंट क्या करता है, और हरासमेंट सही नहीं, कुछ हरासमेंट में बोलो दूसरे देते, कुछ हरासमेंट और कुछ माया आपकी खुद की होती है। आपको किसी चीज़ की लत लग गई, आप उस माया में आ गए और आपकी फिर उससे आवाज़ नहीं निकलेगी, ठीक है? तो इससे क्या, आपकी चेतना गिर जाएगी, कॉन्शियसनेस गिर जाएगा, ठीक है? ठीक है, तो एक इंसान की चीज से चेतना एक जानवर की चेतना में आपकी बदल जाएगी, है कि नहीं? ये माया की शक्ति है। मैं हरासमेंट बोलता हूँ माया को, ठीक है? हरासमेंट बोलता हूँ माया को। अगर आप माया में कुछ ज्यादा पड़ गए तो आपकी हालत जानवरों जैसी हो जाएगी, और फिर आत्मा शायद आपके शरीर छोड़ करके एक जानवर के शरीर में जन्म लेना पसंद करेगी, ठीक है? अगर आपकी आपकी चेतना आपने गिरा दी तो, ठीक है ना? अगर आपने ऐसा अगर, ठीक है, ये चीज हो सकती है।
अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने कोई भी जानवर को देखिए, जैसे कुत्ता एक एग्जांपल है, डॉग। अब मैं, ये क्या है, ये आपने देखा कभी मुंह से ही खाता है, कान से नहीं खाता है। भागता भी है तो चार पैर है, लेकिन वो पीछे की ओर भी भाग सकता है, वो आगे की ओर ही क्यों भागता है? क्योंकि हर चीज करने का एक सही तरीका उसको मालूम चल गया। ठीक है ना, सही तरीका होता है वो मालूम चल गया उसको। ठीक है ना, और गलतियों से सीखा जो भी सीखा, लेकिन सही तरीका जो है वो मालूम चल गया, उसके बाद कभी गलती नहीं करता है। उस चेतना, आपको बोला जाए कि आप क्या कान से खाना खाओगे, आप नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी चेतना काफी बढ़ गई है। वो बहुत सिंपल चीज, आपको सोचने की जरूरत नहीं कि आप मुंह से ही खाओगे, है कि नहीं? ये चीज है। तो हमेशा याद रखिए, हर चीज का एक सही तरीका होता है करने का। ठीक है, उसी को धर्म कहा जाता है। ठीक है ना, मैंने एक जानवर का एग्जाम्पल दिया, लेकिन आप इंसान के रूप में भी, कि जैसा मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया ना, कि एक पिंजड़ा है, उसमें खाना रखा हुआ है, आप नहीं खाओगे, आपको मालूम है उसका बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, आप कैदी बन जाओगे। तो आप इस चीज़ को समझते हो, एक जानवर नहीं समझता है। लेकिन आप में, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खाने के पीछे इतने, मतलब माया से इतने घिरे होते हैं कि एक एक जानवर और उसमें कोई अंतर नहीं होता, वो पिंजरे में जाके खाना फिर भी खाएगा। ठीक है, क्यों? वो माया की में फंस चुका है। यह हरासमेंट है, आपकी रियलिटी, आपकी शक्ति को रोक देता है माया। दुनिया बहुत अलग होती है माया के बिना। आपकी परफॉर्मेंस एकदम अलग लेवल का होता है जब आप माया से ऊपर उठ जाते हो। ठीक है, जब आप माया से ऊपर उठ जाते हो, ठीक है, जब आप माया और हरासमेंट से ऊपर उठ जाते हो, तो आपका परफॉर्मेंस अलग ही लेवल का होता है। ठीक है ना, आप जानते भी नहीं हो, आप जो दिखता है जो आपको, वो दिख भी नहीं सकता। ठीक है, तो कुछ लोग देख नहीं पाते हैं नॉर्मली, चल नहीं पाते हैं नॉर्मली, इतना माया उनको घेर लेता है, इतना हरासमेंट उनके साथ हो चुका होता है। ठीक है ना, लेकिन उनको कैदी जैसा ही आप फील करो, लेकिन जब चेतना ज़्यादा होती है, तो वो जो नॉर्मल लोग देख पाते हैं, सुन पाते हैं, उसे ज़्यादा सुन पाता है, ज़्यादा देख पाता है। ठीक है, और उसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, 50-100% जो भी है। और उसका हाईएस्ट परफॉर्मेंस जो है वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में ही होता है। ठीक है, उसमें 1 मिनट में जाऊंगा मैं। तो जैसे आपने समझा, हर चीज़ करने का सही तरीका होता है। वो सही तरीका जो है आपके एक्सपीरियंस से आप जान सकते हो, पूरे विश्व में कहीं भी जाओ। ठीक है, इंसान के एक्सपीरियंस के हिसाब से लोगों ने सही तरीका निकाला। ये सिर्फ इंडिया ही नहीं है जहां पर बोला जाता है कि भाई मतलब आपके आपको जो है पति को नौकरी करनी है या जो भी है, और ठीक है, और एक देश में एक राजा होना चाहिए कि वगैरह वगैरह, जो भी जिस तरह का कम्युनिटी बना हुआ है, कि जो मैंने बोला ना, एक राजा है और फिर एक जो कोई मर्चेंट है, कोई प्रीस्ट है वगैरह, जो हायरार्की बना पड़ा है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे विश्व में कहीं भी जाए आपको समाज फंक्शनल तभी होगा जब ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें टुगेदर होंगी, ये चीज़ है। तो अगर आपको मैं एक बात पूछूं, ठीक है ना, कि ये पूरे ब्रह्मांड में, अब मैं एक चीज बोल रहा हूँ, हम लोग को फॉर्म करना है एक हायरार्की जो पूरे ब्रह्मांड में है। सिर्फ देश के हिसाब से बदल नहीं रहा कि कोरिया में कोई अलग हायरार्की हो गया, अमेरिका में, यूके में कोई और हो गया, ऐसा नहीं। पूरे विश्व में कौन सी हायरार्की है, ठीक है, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप मानोगे नहीं, पूरे ब्रह्मांड को अगर आप एक ग्रुप मान लो ना, ग्रुप, और उसको हायरार्की बनने की कोशिश करो, तो आपके ये ग्राफ निकल के आता है। ठीक है, ग्राफ निकल के आता है। आपने कोई भी ईश्वर को देखा अभी तक, हमारे इतिहास में जो पढ़ा गया, गौतम बुद्ध हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, उनमें क्या स्पेशल था? क्या वो बहुत जादुई चीज ज्यादा करते थे क्या? क्या मतलब सूरज को इधर उधर फेंक देते थे क्या? हाँ, वैसे हनुमान जी ने सूरज को निकल लिया था, वो अलग चीज है, ये आपकी शक्ति है आपके अंदर, ये बताती है। लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ, उन्होंने जो, ईश्वर ने जन्म लिया जब धरती पे, तो उन्होंने एक ही चीज किया, उन्होंने रोल मॉडल का काम किया। हम इंसानों को राह दिखाई, सही तरीका दिखाया जीने का, धर्म सिखाया। मतलब कि धर्म में रह के कैसे काम करना है, सही तरीका क्या है, वो रोल मॉडल है।
इस समय पर राम जी ने क्या किया होता अगर वो होते, अगर क्या किया था उन्होंने, ठीक है, तो आप जानते हो। आप मिडिल ईस्ट में चले जाओ, आप वहाँ पर कोई कुछ बोलता है कि हमारी 10-10 बीवियाँ हैं, 5 बीवियाँ हैं, ठीक है, मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर किसी और उनका कल्चर है, और फिर किसी और के देशों में ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, अलग अलग कल्चर में है। कहाँ यूरोप में चले जाओ, उन लोग को मालूम नहीं क्या करना है, ठीक है, उनके तो पति भी अलग कई सारे होते हैं, पत्नियां भी अलग कई सारी होती हैं। लेकिन भारत देश है जहाँ पर हम लोगों ने एक संस्कृति बनाई, जिसमें हम लोगों अपने राजाओं को, हमारे जो पूर्वज, जो हमारे जो राम जी, कृष्ण जी वगैरह की कहानियाँ देख करके, सुन करके हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पूरे विश्व में चले जाइए, उनको मालूम नहीं है क्या करना है क्या नहीं। जब उन्होंने युद्ध भी छेड़ा, जब उन्होंने युद्ध जीता भी तो गलत तरीके से जीता, और जीता भी तो उन्होंने गलत काम किया, फिर उनके समाज में ये इफेक्ट पड़ गए। आज उन्हीं गलत चीज़ों पे वो गर्व करते हैं, और उनके जो आगे आने वाले जनरेशन खराब होते रह रहे हैं, खोते रह रहे हैं। उन्होंने कभी मेहनत और इसीलिए हमारे देश के लोग जब वहाँ जाते हैं तो सफल होते हैं। तो जो भी है, पूरे विश्व को अगर आप एक ग्रुप में डालना चाहो तो इस तरह का ग्राफ निकलता है। जैसे मैंने बोला, जैसे जैसे चेतना बढ़ती है वैसे वैसे आपके चेतना बढ़ती है, वैसे वैसे कैरेक्टर परफेक्शन बढ़ने लगता है। मतलब जो सही करना है क्या नहीं है क्या नहीं है, और आपके मूवमेंट, मतलब आपके हाथ पैर आ जाते हैं, आपने चलना सीख लिया जानवर के कॉन्शियसनेस में। पहले मटेरियल कॉन्शियसनेस से शुरुआत करते हैं। मटेरियल कॉन्शियसनेस में आपने सीखा कि मटेरियल कॉन्शियसनेस में कुछ नहीं कर पाते, लेकिन धीरे धीरे वो जो ईश्वर अंदर से है वो चेतना बढ़ करके एक प्लांट में कन्वर्ट हो गया। अब सूरज की रोशनी के हिसाब से प्लांट सूरज की तरफ मुड़ने लगा, मूवमेंट करना शुरू कर दिया प्लांट ने। अब प्लांट से ज्यादा चेतना जब बढ़ी तब जाके एक जानवर का जन्म हुआ। जानवर को चलना फिरना सब आ गया, एक्सपीरियंस, लाइफ का एक्सपीरियंस और होने लगा, थोड़ी सी चेतना और बढ़ गई, तो फिर इंसान का जन्म हुआ। इंसान के पास थोड़ा इंटेलेक्ट आ गया, सही डिसीजन मेकिंग पावर, वो उसने थोड़ा सा अपने लालच पे कंट्रोल किया, अपने काम पे कंट्रोल किया, क्रोध पे कंट्रोल किया, इस तरह से करके इंसान बना। इंसान से भी ऊपर जब चला गया तो फिर इंसान को कौन कंट्रोल करने वाला था? इंसान को कंट्रोल करने वाला एक इंसान को सिखाने वाला एक ब्राह्मण था, इंसान को कंट्रोल करने वाला एक क्षत्रिय था, मतलब राजा वगैरह, और इंसान को जॉब देने वाला एक वैश्य था। तो ये तीनों के पोजीशन में फिर इंसान जो है वो पोजीशन लेने लग गया। जब उसने चेतना खुद की, थोड़ा इंटेलेक्ट बढ़ा, थोड़ी चेतना बढ़ी, तो ये पोजीशन पे आ गया जहाँ पर उसको कोई कंट्रोल नहीं करता है, वो खुद को कंट्रोल करता है। अब देखोगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों ऐसे पोजीशन हैं जो कोई उनको कंट्रोल नहीं करता, कोई उनको बोलता नहीं क्या करने को, वो खुद से डिसीजन लेते हैं। वो गाइडेंस ले सकते हैं दूसरे से, खुद से डिसीजन लेते हैं। एक बिजनेसमैन भी खुद से डिसीजन लेता है, सुनता है भले, लेकिन बिजनेसमैन किसी के अंडर काम नहीं कर रहा होता है। ये आइडिया है, ठीक है। वैश्य की, क्षत्रिय के भी ये सब, और ये जन्म के ऊपर नहीं है, ये कर्मों के ऊपर है। आपने देखा ये कर्मों के ऊपर ये है। शरीर तो नहीं है आपकी आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी तो आत्मा है। तो ये आत्मा जैसे परमात्मा की चेतना में पहुंचेगी, वो जब ऐसे इम्प्रूव होते होते वैसे वैसे वो जैसे जैसे धर्म के काम करते रहेगी, तो वैसे वैसे वो ईश्वर के पास पहुंचती रहेगी, अपनी रियलिटी में पहुंचती रहेगी। आपकी रियलिटी है कि आप ईश्वर है, ठीक है। चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान या राम जी, ये आपकी रियलिटी है। उस चेतना में आप पहुंचेंगे जब उसकी आपकी रियलिटी, मतलब भगवान के मैनिफेस्टेशन है ये, वो आपकी रियलिटी है, ईश्वर आपकी रियलिटी है। लेकिन हुआ क्या है, हरासमेंट की वजह से, माया की वजह से आप अपने उस शक्ति में नहीं पहुंचे, ईश्वर वाली शक्ति में, ईश्वर वाले लेवल पे, बुद्ध राम कृष्ण के रूप में आप नहीं पहुंचे, ठीक। तो जब आप भगवान राम को देखें तो उनकी चेतना और इतनी पूरे ब्रह्मांड की, तो उन्होंने बताया क्या करना है क्या नहीं, उन्होंने सही तरीका बताया। एक एक चीज पूरे जीवन की, आप उनकी जीवनी पढ़ लीजिए, उनका मेन मकसद आप समझोगे कि मुझे पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं। और पूरे विश्व में इस चीज को देखा जाता है, आप जहां भी जाओ आपकी महानता उसी पे देखते कि अगर यार इतना ही महान होता तो ये गलती कैसे करता। जो गलती नहीं करता है वही ईश्वर की कॉन्शियसनेस में है, और वही लोगों को परफेक्शन, वही उनका बेंचमार्क देखते हैं उस व्यक्ति का। और लोग अलग अलग रूप में इस बेंचमार्क को देखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई गोरा कोई है,
तो इसीलिए वो जो है वाइट सुप्रीमेसिस्ट लोग जो हैं, ब्लॉन्ड हेयर ब्लू आई वाला कोई व्यक्ति है, वो बेंचमार्क है, वो परफेक्ट है, वो कोई गलती नहीं करता। ऐसा नहीं है, वो लोग भी गलती करते हैं। फिर दूसरा आ गया कि भाई जो नाची है या कोरियन का है, अलग अलग अपना अपना ले लिया लोगों ने, लेकिन रियलिटी यही है कि गलती एक ही व्यक्ति नहीं करता है। वो है व्यक्ति जिसकी यूनिवर्सल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कि अनंत कॉन्शियसनेस, जो ईश्वर की चेतना है वहां तक वो पहुंच चुका है, और जिसके करेक्टर परफेक्शंस को, जिसका धर्मा 100% पे आ चुका है। हर चीज वो धर्म के हिसाब से करता है। धर्म कॉस्मिक लॉ, मतलब एक क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, एक ब्राह्मण का धर्म हो सकता है पढ़ना पढ़ाना, और एक वैश्य का धर्म हो सकता है। तो ये जो है ना, ये जो है, आप परफेक्टली कोई नहीं करता है, गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जब परफेक्टली आप कर पाओगे ना 100% समाज के लिए, तो उस समय पर आप ईश्वर की चेतना में आपको होना चाहिए, तभी कर सकते हो। वो आपको पहुंचना, यही गोल है आपका, एक सिस्टम जिससे कि आप उस रियलिटी तक पहुंच सको, उसी को, वही सिस्टम है अद्वैत वेदांत का, वही योग का सिस्टम है। तो आपने कर्म योग ले लिया, आपने कर्म किया, आपने गलतियां की, आपको सुधारने की कोशिश की, आपने अपनी चेतना बढ़ाई, आपको और कुछ समझ में आने लगा। ठीक है, मैं कुछ सालों यूरोप में रहा, मैंने देख करके ही बता सकता था कोई व्यक्ति किस देश से है। अगर शुरू में मैं आते ही पकड़ सकता तो मैं कभी कोई गलती नहीं करता, लेकिन कल्चर वगैरह समझने में समय लगा। लेकिन वो जो समझ आई वो चेतना के बढ़ने से आई। ठीक है, चेतना बढ़ गई तो मैं हर जो चीज़ कर रहा था वो परफेक्ट कर रहा था, लेकिन शुरुआत में बहुत गलती कर रहा था। तो चेतना बढ़ना से ये फायदा होता है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो अद्वैत वेदांत को रियल लाइफ में, यही उसका एडवांटेज है। तो मैं भी बोल रहा हूँ कि जब अधर्म किसी का बढ़ जाता है ना, अधर्म बढ़ता है, तो फिर कैरेक्टर परफेक्शंस को वो धर्म से दूर जाने लगता है। अपनी चोरी की, डकैती की, या किसी को मर्डर किया, ये सब चीज़ें आपके कैरेक्टर को कम कर देती है। पशुवत आप बिहेव कर रहे हो, आपको वापस से पशु बना दिया जाएगा। आपकी चेतना गिराने की फिर कोशिश की जाएगी, क्योंकि आपने समाज के लिए आप अच्छे नहीं हो। समाज के अच्छे चलने के लिए, समाज में शांति और सुखदता के लिए एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब चीज़ें होनी जरूरी। अगेन, ये जन्म से नहीं है, कर्मों से है। अब ये देखिए, आप पूरे ब्रह्मांड में ये चीज़, लेकिन जन्म से नहीं है, कर्मों से। ठीक है, आक्रांताओं की वजह से ये जन्म से लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो एक हिंदू से बोला गया कि भाई आप हिंदू क्या है, वाइट सुप्रीमेसिस्ट हमको मालूम चला, नाजी हमको मालूम चला, इंडियन कौन सा सुप्रीमेसिस्ट है, हिंदू कौन सा सुप्रीमेसिस्ट है? तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ, कैरेक्टर सुप्रीमेसिस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली बेंचमार्क की जब आप भगवान की चेतना में पहुंचोगे ना, तो आपकी कैरेक्टर जो परफेक्ट हो जाएगा। मतलब आप जो कर्म करोगे वो परफेक्ट करोगे, जो करोगे वो परफेक्ट करोगे, आप रोल मॉडल हो जाओगे। जो आपको देखेगा वो आपको फॉलो कर सकेगा। आप उससे, आप देखिए कृष्ण भगवान से कितने सवाल अर्जुन ने पूछे, ठीक है, और उसका जवाब दिया अर्जुन को, क्योंकि कितना भगवान की महानता जो भी हो, वो तो चाहे तो कुछ भी कर सकते, लेकिन जब इंसान के रूप में उन्होंने जन्म लिया तो उनका एक ही मकसद है कि इंसान को डायरेक्शन दे सकें अपनी चेतना और अपने कर्मों को आगे लेके जाने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए, और जो है जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए। जब उस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति आप पालोगे, तब आप यूनिवर्सल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में वो पहुंच जाओगे। तब फिर इस शरीर का कोई मकसद ही नहीं है। शरीर का मकसद ये है कि आप ये जर्नी को लो उस चेतना तक पहुंचने के लिए। अब मैं यहाँ पर कर्मयोग की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी का मेरे टॉपिक में नहीं है, क्योंकि समाज में कर्मयोग ही देखा जाता है। कर्म करो और उससे फिर आपके जो है कर्म के हिसाब से आप परफेक्ट जिस दिन कर्म कर पाओगे ना, जो करोगे परफेक्ट करोगे बिना मिस्टेक के, उस दिन आप तभी कर पाओगे जब आप उस रियलिटी में पहुंचोगे। एनीवे, अब भगवद गीता के ये वाले अध्याय 16वें अध्याय के 13 श्लोक के हिसाब से देखो तो उसमें भी एक एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ है, जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया, इस ग्राफ में, वही एग्जाम्पल आपके यहाँ दिखेगा कि आपके बॉडी कॉन्शियसनेस है, ठीक है, 5 सेंसेस हैं। उसके बाद आपके माइंड आते हैं, जिनको ये 5 सेंसेस मतलब 5 घोड़े हैं, जिसको कंट्रोल कर रहे हैं चैरिटियर, आपका इंटेलेक्ट कंट्रोल कर रहा है, और माइंड उनके जो 5 जो है ना, उसको वो हैं जिनको इंटेलेक्ट, मतलब जो इंटेलेक्ट हुआ है, जो बताता है क्या करना सही है क्या गलत है, वो चूज करता है। तो वो चीज़ जो है
वो माइंड को कंट्रोल करता है क्या सोचना है क्या नहीं। फिर उसके बाद आता है आत्मा। आत्मा तो वो पैसेंजर है उस रथ पे, ठीक है ना, वो ट्रैवल कर रहा है इस जर्नी को, वो बताता है। तो आत्मा आपकी वो जर्नी, आप जो जो भी काम कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, गलत होगा सही होगा, आपका इंटेलेक्ट जिस दिन परफेक्ट हो गया कि जो करोगे वो परफेक्ट करोगे, उस दिन आपने भगवान की चेतना को प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। और ये पूरे विश्व में है, पूरे ब्रह्मांड में, इसलिए पूरा ब्रह्मांड आपका ग्रुप है। और इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में हिंदू सबसे ऊपर आते हैं। मैं फिर से ये एक अधर्मी का एग्जांपल देना चाहूंगा, ठीक है। अब देखिए अधर्मी क्या है, ठीक है। अधर्मी क्या है, अधर्मी इस पिक्चर में आप समझने की कोशिश कीजिए। अधर्मी जो है आपके, जो आपको हरासमेंट करते हैं, जो बुलिंग करते हैं, आप नॉर्मल बेस्ट परफॉर्मेंस आपको जो करने के लिए जो तरीका है वो मैंने इस ग्राफ में बता दिया है, हिंदू अद्वैत वेदांत से बता दिया कि बेस्ट परफॉर्म करना है तो अपने उस गॉड स्टेट में आपको पहुंचना पड़ेगा। लेकिन उस स्टेट में को रोकने के लिए ये लोग हरासमेंट करते हैं, कोई लोग चिल्लाते हैं, कुछ बोलते हैं। फिर अधर्मी जो है डिसऑर्डर क्रिएट करता है, मतलब चोरी कर लिया, आपने मेहनत कर रहे हो, आप अच्छे से दुकान चला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर कोई आता है चोरी आपके कर लेता है घर में और चला जाता है। कितनी मेहनत कर लो, कोई चोर है तो फिर क्या होगा। और फिर कोई मर्डर कर रहा है समाज में, तो ये सब लोग अधर्मी हैं। हमारे देश में आ करके हमारे देश को लूटा, हमारे देश में हमारे जगहों का नाम बदला, इतिहास वगैरह सब खराब किया, हमारी संस्कृति को तोड़ने की कोशिश की, हमारे देश को गरीब बना दिया गया, मतलब और एडवांस नहीं करने दिया गया। कितने लोगों की मृत्यु हुई, ये किसने किया? एक और अधर्मी ने, अंग्रेजों ने किया, ठीक है, ठीक है। तो वो लोग भी अधर्मी कहलाए जाएंगे। उसके अलावा अब एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कर्ण का। अब कर्ण ने क्या है, रथ फंसा हुआ था कर्ण का। अब कर्ण का रथ फंसा हुआ है और उस समय अर्जुन जो कृष्ण भगवान है, वो बोलते हैं कि अर्जुन को इस समय मारो। और उन्होंने बोला क्षत्रिय का धर्म नहीं है कि इस तरह से मारना, मतलब निहत्थे पे वार करना। लेकिन एक अजीब सी चीज कृष्ण जी बोलते हैं कि नहीं, क्या कर्ण ने सोचा था अभिमन्यु को मारते समय, वो भी निहत्था था। तो इसलिए तुम्हें भी अलाउड है कि तुम भी, अगर उस सामने वाले में प्रिंसिपल्स नहीं है, सामने वाले में धर्म नहीं है, सामने वाले ने एथिक्स मोरालिटी नहीं फॉलो की, तो आपकी भी एथिक्स मोरालिटी आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उसको समाप्त करने के लिए, उस केस को क्लोज करने के लिए, धर्म को वापस लाने के लिए, ठीक है। ये केस मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमने ये इतिहास में गलती की है। अंग्रेजों ने लड़ने के समय, और यहां तक कि उससे पहले भी जो अलग अलग आक्रांता आए मिडिल ईस्ट से, अलग जगह से जो आक्रांता आए, उन्होंने एथिकल तरीके से लड़ाई नहीं की हमसे, उन्होंने धार्मिक तरीके से लड़ाई नहीं की। लेकिन हम धर्म से ही लड़ते रहे अपने देश में, लेकिन धार्मिक तरीके से लड़ाई नहीं की उन्होंने हमारे देश में, और इसलिए हम हार गए हैं। इसलिए सीखने वाले, ये बाली के केस में भी हुआ था रामायण में, कि बाली को भी पीठ पीछे मारा था। अब बाली पूछता है राम जी से, आपने कैसे कर सकती, तो क्षत्रिय का धर्म नहीं है। तो उनको राम जी ने बताया था कि भाई तुमने तो कभी प्रिंसिपल्स माने नहीं, तुमने तो कभी मोरालिटी को माना नहीं, और अब तुम्हें जब रोकने के लिए, उस व्यक्ति को जो अधर्म करने से रोकने के लिए अगर मुझे ये मैं कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो अगर सामने वाले जो आपको अटैक कर रहा है, ये होगा आपके जीवन में भी बहुत, कि अटैक करने वाले कुछ मोरालिटी एथिक्स कुछ नहीं है, तो आपके भी एथिक्स मोरालिटी उस व्यक्ति को रोकने के लिए नहीं होनी चाहिए, धर्म के लिए नहीं होनी चाहिए। धर्म के लिए किया हुआ एक्शन गलत नहीं है, ठीक है, ये चीज है। तो ये इसलिए मैं उनको गुलाम बोलूंगा, अधर्मियों को। ये गुलाम वाला कॉन्सेप्ट इंडियन कल्चर में नहीं है, लेकिन मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से ऐड करना चाहता हूँ अपने समाज में, ठीक है। अधर्मियों को मैं गुलाम बोलना चाहता हूँ। अधर्मी वो लोग हैं जो समाज में गलत चीज करते हैं, उनको गुलाम के रूप में रखना चाहिए। तो मैं एक पहले चीज तो मैं बोलना चाहूंगा, ये हायरार्की जान करके आपको खुशी ये होगी कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जाओ, एक हिंदू रियल मास्टर है, रियल मास्टर है ब्रह्मांड में, सबसे ऊपर हायरार्की में। कोई वाइट सुप्रीमेसी काम नहीं करती, कोई नाचिज्म काम नहीं करता। जो काम करता है, जो एक सुप्रीमेसी है जो काम करती है, वो है कैरेक्टर सुप्रीमेसी, वो है हिंदू सुप्रीमेसी, ठीक है ना।
वही हर जगह है, वो मेहनत से। और ये एक दिन में नहीं होता, काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी दिन लगते हैं स्किल सेट डेवलप करने में वगैरह में, तब जाके होता है। तो रियल मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स आर हिंदूज, ठीक है। और हिंदूज जो है सनातन धर्म फॉलो नहीं करते, सिर्फ बुद्धिस्ट और जैन भी करते हैं। तो इसलिए हमारे देश में अगर इमिग्रेंट्स आए, और यहाँ तक कि ब्रह्मांड में भी देखा जाए, तो सबसे ऊपर हायरार्की में विदाउट एक्सेंट अगर कोई संस्कृत स्पीकर है, जैसे इंग्लिश स्पीकर मैंने बताया, जैसे जर्मन स्पीकर बताया, जैसे संस्कृत स्पीकर, यानी कि जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है संस्कृत, उसका कोई स्पीकर है विदाउट एक्सेंट, नेटिव स्पीकर, वो है हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, ये लोग हैं, उनके एक्सेंट नहीं है। उसके बाद आते हैं, अगर हमारे उसके बाद आते हैं धार्मिक कम्युनिटी कल्चर्स। अब ये जो हैं वो कम्युनिटी थोड़े मिक्स टाइप होती है, मतलब गलतियां कर रहे हैं लोग। अब कोई दूसरी शायद कंट्री में होगा, वो धर्म का पालन कर भी रहे हैं लेकिन नहीं, पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे वाइट सुप्रीमेसी के साथ वो काम कर रहे हैं और देश चल रहा है, ठीक है, अपने ड्यूटी कर रहे हैं वो देश के लिए, लेकिन वाइट सुप्रीमेसी के साथ, किसी के साथ, तो वो पूरी तरह से धर्म के साथ नहीं चल रहे हैं, लेकिन आधा उधा चल रहे हैं और किसी को हार्म तो नहीं कर रहे हैं। वो लोग को मैं बोलूँगा धार्मिक कम्युनिटी। वो लोग को मैं बोलूँगा कि वो लोग को मैं सेकंड क्लास डालूंगा, एक्सेंट स्पीकर ऑफ संस्कृत। वो लोग के भी, वो भी संस्कृत बोलते हैं लेकिन एक्सेंट के साथ, ठीक है ना। लेकिन सबसे नीचे मैं अगर किसी को गुलाम को रखूंगा तो अधर्मियों को। अभी भी अधर्म बहुत चल रहा है दुनिया में। आप अगर देखें, जो देश वाइट सुप्रीमेसी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश नासिज्म फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कि बोल रहे हैं आपकी इतिहास कितना ही महान हो, आप अशोक के, सम्राट अशोक के वंशज हो, आप चाणक्य के वंशज हो, आप भगवान श्री कृष्ण के वंशज हो, भगवान राम के वंशज हो, गौतम बुद्ध के वंशज हो, आप जो भी हो, महान महान शिवाजी के वंशज हो, आप चोल, राजा चोल के वंशज हो, जो भी है आप लोग, जितने आप के महान इतिहास क्यों ना हो गया हो, लेकिन आपको बोला जाता है आप बस रंग के हिसाब से किसी ब्लॉन्ड हेयर ब्लू आई के नीचे आप चले जाओ, आप मतलब नीचे चले जाओ, मतलब आप किसी भी तरीके से आपकी काबिलियत उससे ज़्यादा नहीं है, और ये आप बोलते हैं कि ये नॉर्मल ऑर्डर, ये बस हमारा कल्चर है। ये अधर्म है। ये आपको रोक रहा है आपके 100% पोटेंशियल को पहुंचने में, और आपका ये जीवन का लक्ष्य है कि आप भगवान के उस रूप तक पहुँचें, आप अपने अल्टीमेट परफॉर्मेंस, अल्टीमेट परफॉर्मेंस तक पहुँचे, अपने परफेक्शन तक पहुँचे, ठीक है। उस परफेक्शन, बिकमिंग परफेक्ट, ये एक गोल है। तो उसको वो रोक रहे हैं बीच में, सिर्फ पैसों के लिए। आप कुछ लोग कर भी ले रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कितनी बड़ी ट्रेड को कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो अधर्मी जो है, ऐसे ऐसे लोग अधर्मी हैं जो वर्ल्ड ऑर्डर वगैरह सब के नाम पे ये सब कर रहे हैं। और मतलब आप कितनी मेहनत कर लें, कितना ही पैसा कमा लें, आप कितना भी अच्छा काम करते हैं उस देश में, आप एक कचड़े फेंकते हुआ ब्लॉन्ड हेयर ब्लू आई कोई व्यक्ति है, उसके भी नीचे आप जाते हो, उससे भी आपको कम इज्जत मिलती है, ठीक है। मैंने बोला कोई काम छोटा बड़ा है, लेकिन मैं जिस बता रहा हूँ कि इस तरह से समाज का जो ग्रुपिंग है वो सही नहीं है, कि आपके रंग से आप निचले हो जाओ। एनीवे, तो वो ये सब जो है, असली हायरार्की जो है, जो ब्रह्मांड में असली में चलनी चाहिए, सही हायरार्की, वो ये है, और वो है यूनिवर्सल लैंग्वेज संस्कृत। जो लोग बहुत गर्व से बोलते हैं अंग्रेज की इंग्लिश एज इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है, तो मैं उनको अब बताना चाहूँगा कि संस्कृत इज यूनिवर्सल लैंग्वेज एंड एवरी लैंग्वेज केम फ्रॉम संस्कृत, ठीक है। ये हायरार्की है। तो ये मैं हायरार्की बता दूं, कल को हमारे देश में इमिग्रेंट्स है तो हम लोग ये हायरार्की फॉलो कर सकते हैं। जो लोग बोल रहे हैं इंडियन के बाद दूसरे लोग को लेना चाहिए, वो पाकिस्तानी अपने देश में, या जो सेम कलर के ब्राज़ीलियन दिखते हैं वो लोग को लेना चाहिए क्योंकि सेम दिखते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग को लेना चाहिए तो शायद मंगोलिया के लोग को ले लो, शायद कोरिया के लोग को ले लो, जो जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो लोग को ले लो, जो नेपाल के लोग को ले लो, लेकिन वो दिखते थोड़ा डिफरेंट है, थाईलैंड वगैरह के लोग, लेकिन कम से कम सांस्कृतिक रूप से बुद्धिस्ट हैं, तो वो हमसे ज़्यादा रिलेटेड है। तो रंग के रूप में हिसाब से लोगों से जुड़ो मत, सांस्कृतिक रूप से जुड़ना ही हमारा तरीका होना चाहिए। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी सोच होनी चाहिए, आपकी समझ होनी चाहिए किस हिसाब से जाना है, लेकिन बहुत गर्व कीजिए हिंदू होने से, क्योंकि हम रियल मास्टर्स हैं इस ब्रह्मांड में, अपने उस डायरेक्शन में एटलीस्ट जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बोल दिया कि हम एक शरीर नहीं, हम आत्मा है, ठीक है। एनीवे, तो और एक और चीज़ जो है, हिंदू धर्म मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूँ, और मेरे को लगता है ये सच भी है, कि हिंदुज़म इज कूल स्टफ। मतलब हिंदुज़म कोई बोले कि रिलीजन है वगैरह, कोई मतलब ऐसे ही कोई
बहुत पुराना मतलब ट्राइबल कल्चर है आदिवासियों जैसा, ऐसा नहीं। हिंदुज़म बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदा, ठीक है ना, ये सब पूरे विश्व कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। और स्पिरिचुअल साइंस जो मैंने बताया, साइंस के भी ऊपर साइंस, स्पिरिचुअल साइंस वो वेदों में लिखा हुआ है, वो हमारे पास है। और वो चीज़ जो है ना आपके अंदर सुपर हीरो बना के रख देता है। सुपर हीरो, आप सुपर हीरो बन जाओगे जिस दिन आपको ये आध्यात्मिक ज्ञान आपको पता लग गया कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, और उसके डायरेक्शन में आप चल पड़े इस ग्राफ के हिसाब से जो मैंने आपको दिखाया। बस हम लोगों ने पिनेकल को ऑलरेडी पहुंच लिया है, बस हमें मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। यही ज़रूरत है, उस मैनिफेस्ट करना, वो परफेक्शन, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि दिखाना हमारा परफेक्शन जो ऑलरेडी है हमारे अंदर, वो आत्मा का परफेक्ट स्वरूप, ठीक है। इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट पोटेंशियल जो हमारे अंदर है वो दिखाना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए कि हिंदुइज्म में स्कूल स्टफ, स्पिरिचुअल साइंस है हमारे पास, जो साइंस के भी आगे का साइंस है, आयुर्वेद है, मेडिटेशन है, योगा है, और भी चीज़ें हैं, लेकिन मतलब रियली कूल स्टफ हिंदुइज्म जो हमारे पास है। हमारा दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ कल्चर है और सर्वश्रेष्ठ लोग हम ही हैं। लेकिन हमें कुछ लेसन्स जो है वो मैंने बताया आपको, साइंस में आगे बढ़ते रहना होगा, नहीं तो किसी के पास गन होगा, हमारे पास नहीं होगा। और दूसरी चीज़ जो है कि यानी कि साइंस में बस टेक्नोलॉजी में आपको आगे बढ़ते रहना, ये हमारा धर्म होना चाहिए हमारे देश के लिए। और दूसरी चीज़ कि ऑफ कोर्स हमारा परफेक्शन ऑलरेडी है, साइंस में हम बहुत आगे हैं ऑलरेडी, लेकिन हमको बस वापस से उसे दिखाने की ज़रूरत है समाज, दुनिया को। और अपने दिखाने की नहीं, मतलब अपने समाज की खुशी के लिए हमको साइंस के लिए में तो आगे बढ़ना ही है। लेकिन ये चीज़ जो है ना पूरी तरह से आप किसी भी जगह पर जा सकते हो और बोल सकते हो, आई एम ए हिंदू, आई एम ए संस्कृत स्पीकर, विच इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ गॉड। हमारी स्पेशलिटी यही है, हमारी यूनिक पॉइंट यही है कि हम लोग गोरों की भाषा नहीं बोलते, हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं, हम जर्मन नहीं बोलते हैं। जो शरीर की कॉन्शियसनेस की लैंग्वेज है, उन लैंग्वेज को देख लो, वो लोग लैंग्वेज कौन सी है, बॉडी कॉन्शियसनेस। वो जो बोलता है अंग्रेज की मैं गोरा हूँ, जो बोलता है जर्मन में जर्मन हूँ, जो बोलता है कोरियन में कोरियन हूँ, उसमें एक चीज़ क्या है, वो बोल रहा है मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ, ठीक है। और इसमें समस्या क्या है, कितना भी कोई अच्छा पढ़ ले, काम कर ले, वो हमेशा अगर उसके ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आंख नहीं है, या हाइट भी कम कभी हो जाती है वो सब, तो वो हमेशा ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू के नीचे अपने आप को मानेगा, उसी तरह से जीवन जिएगा। लेकिन हम हिंदुओं को जीने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमारी सच्चाई तो ये कि हमारा इन्फिनिट पोटेंशियल है, हमारे ऊपर एक ही है, वो है ईश्वर, और वो ईश्वर तक पहुंचना है हमें, और यही हमारी पूरी जर्नी है, ठीक है। और इस जर्नी पे सिर्फ हिंदू है, ठीक है। तो ये है हमारा हिंदुइज्म। हिंदुइज्म इज अ कूल स्टफ, ओके। तो मुझे लगता है हिंदुइज्म से ज़्यादा कूल कुछ नहीं है। और ये हमारा कल्चर जापान जैसा हो गया, ये पूरा साइंटिफिक हो गया। आप किसी को भी इस ग्राफिकली, मतलब कौन सा कल्चर रिलीजन है जो ग्राफ में रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि ये रियल रिलीजन है। मैं तो कुछ इक्वेशंस भी लिख सकता हूँ हिंदुइज्म पे, ठीक है। क्योंकि मेरा मेन लक्ष्य था कि अब जियोपॉलिटिकली जब कहीं भी जा रहे हो, लोग पूछे कि हिंदू का मतलब क्या होता है, हिंदू क्या है, ठीक है, और आपके रिलीजन पूछे क्या रिलीजन है, क्या साइंस है, क्या है, तो आप कुछ आंसर उनको बहुत अच्छा दे सकते हो इस वीडियो के बाद, ठीक है दोस्तों। तो आपके साथ ये वीडियो बना करके बहुत मज़ा आया। आपको कोई भी कमेंट्स है, कोई सवाल है या कोई कंसर्न है, तो ज़रूर कमेंट्स में आप बताइए, और मैं इसका क्लैरिफिकेशन ज़रूर करूँगा, या आप, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी ये महानतम चीज़ हमारे हिंदू धर्म के बारे में मालूम चले, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस यूट्यूब चैनल को, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।